तो हेलो सुपर इंडियंस भाई लोग, क्या हाल है आप लोगों के। इस बार के सुपर सैटरडे में और पिछले शॉर्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रोस की डील हो चुकी है और नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रोस को एक्वायर कर लिया है। देखो, सुबह के 9 बजे थे, फ्राइडे का दिन था, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई और शाम होते होते नेटफ्लिक्स ने धमाका मचा दिया एक्स पर और उन्होंने ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया कि भैया एक्विजिशन नेगोशिएशन शुरू हो चुकी हैं और भाई वार्नर ब्रोस जो है वो अब नेटफ्लिक्स के अंडर आएगा। वार्नर ब्रोस की करंट वैल्यूएशन जो मार्केट में लगाई जा रही थी वो थी $60 बिलियन, लेकिन नेटफ्लिक्स ने टेबल पर $82 बिलियन रख दिया और बोला कि जाओ मुन्ना ऐश करो, जाओ टॉफी खाओ। लेकिन नेटफ्लिक्स ने ये जंग जीती कैसे? देखो, 3 सबसे बड़े प्लेयर थे जो इस जंग में लड़ रहे थे और उनमें से एक था हमारा नेटफ्लिक्स। चलो जानते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या हुआ था और नेटफ्लिक्स के आने के बाद एक्चुअल में डीसी का, हमारे बाकी के वार्नर ब्रोस के शोज़ का, मूवीज़ का, इन सब का क्या फ्यूचर होने वाला है। चलो शुरू करते हैं। देखो, रेस में 3 घोड़े थे, क्रोमकास्ट, पैरामाउंट और नेटफ्लिक्स। अब पैरामाउंट अगर WB को खरीद लेता, यानी कि उसको एक्वायर कर लेता, तो यहाँ पर बहुत दिक्कत हो जाती, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से काफ़ी सारे डायरेक्टर्स जैसे कि नोलन और स्पीलबर्ग सब के सब ब्लैकलिस्ट हो जाते। क्यों? क्योंकि उनका ग्लोबल स्टांस जो है वो अभी करंट गवर्नमेंट के स्टांस से मैच नहीं खाता। वो लोग कुछ अलग सोचते हैं, ये लोग कुछ अलग सोचते हैं, इसलिए इन लोगों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता। क्रोमकास्ट के साथ डील में दिक्कत बहुत ज़्यादा थी। वो दिक्कत ये थी कि भाई वो चाहते थे कि 30-40% जो है अभी आप कैश ले लो, बाकी हम स्टॉक्स में निपटा देंगे, आप स्टॉक्स ले लो। लेकिन वार्नर ब्रोस को भाई चाहिए था कि भाई अपने पास जितना रोकड़ा है ना उतना अच्छा है, और यहीं पे नेटफ्लिक्स बाजी मार गया। नेटफ्लिक्स ने खेला मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने बोला कि भैया फुल कैश दे रहे हैं, अपना QR खोलो, हम भाई साहब पेमेंट करते हैं अभी पेटीएम में, पेटीएम करो और अपना चैन से जियो। और यही चीज़ करके भाई साहब उन्होंने $82 बिलियन में हमारे WB को खरीद लिया है। अब नेटफ्लिक्स ने कहा कि भैया स्टॉक्स का झंझट हम करेंगे नहीं, ऑल कैश डील होगी। और ब्लूमबर्ग और फोर्ब्स ने दोनों ने कंफर्म कर दिया कि भाई ये मर्जर नहीं बल्कि फुल एक्विजिशन है, मतलब कि अब नेटफ्लिक्स का रौब चलेगा WB के सारे एम्प्लॉयज पर। तो अब जब ये चीजें हो ही रही हैं तो अब बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पर पड़ेगा। देखो, कोई भी कंपनी जब एक्वायर करी जाती है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं और चेंजेस सबसे ज्यादा छोटे लेवल पे नहीं बल्कि बड़े लेवल पे दिखाई देते हैं, यानी कि CEO, मैनेजर्स, इन लेवल पे जाकर दिखाई देते हैं। और अब सबसे इंटरेस्टिंग जो पोजीशन है ना वो अभी डेविड ज़ास्लाव की है। तो डेविड ज़ास्लाव जो है वो डिस्कवरी और WB दोनों की CEO थे। उनका कॉन्ट्रैक्ट 2030 तक था, लेकिन उनके कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज जो है वो नहीं लिखी थी। अब उनका कॉन्ट्रैक्ट सिंपल था कि भाई हम CEO बने रहेंगे 2030 तक, भले ही कंपनी स्प्लिट पे हो जाए, लेकिन मर्जर और एक्विजिशन उनके रूल में नहीं था। यानी कि अब नया मालिक आएगा और वो नए रूल चलाएगा। तो नेटफ्लिक्स अब हो सकता है कि डेविड ज़ास्लाव को फायर कर दे CEO की पोजीशन से और वहां पर किसी और को बिठा दे। नेटफ्लिक्स का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बहुत अलग है। वो लोग फ्लैट हायरार्की में बिलीव करते हैं और वो कॉर्पोरेट ब्यूरोक्रेसी में मल्टीपल CEOs पसंद नहीं करते। डेडलाइन की रिपोर्ट की माने तो ज़ास्लाव का कॉन्ट्रैक्ट ओनरशिप चेंज होते ही नल एंड वॉइड हो सकता है और यहाँ एक मोटा यानी कि एग्जिट पैकेज देके ज़ास्लाव को बोल सकते हैं कि जाओ बेटा खुश रहो, अब हम संभाल लेंगे, तुम निकलो। और इसका सीधा असर पड़ेगा DC के स्टूडियोज पर, यानी कि DC स्टूडियोज पर। देखो, ज़ास्लाव ने जेम्स गन और पीटर सैफरान को लाया था और प्रॉमिस किया था कि कंप्लीट क्रिएटिव फ्रीडम देंगे अगले 8 से 10 साल तक। लेकिन अगर ज़ास्लाव ही नहीं रहेंगे तो भाई प्रॉमिस की वैल्यू क्या होगी? नेटफ्लिक्स को ओवरलैपिंग डिविजन्स पसंद नहीं है और वो हो सकता है कि DC स्टूडियोज को अलग रखने के बजाय नेटफ्लिक्स सीधा कंटेंट डिवीजन के अंडर उसको मर्ज कर दे। इसका मतलब जेम्स गन के पास शायद वो अनलिमिटेड रिसोर्सेज और फ्रीडम नहीं रह जाएंगे जो ज़ास्लाव ने उन्हें दिए थे। तो क्या सुपरमैन लेगेसी बनेगी और मैन ऑफ टुमारो आने से पहले कुछ झोल तो नहीं हो जाएगा? देखो, ये बात तो पक्की है कि हाँ ये चीजें बनेंगी, लेकिन क्या जेम्स गन पूरे 10 साल का प्लान सरवाइव करेंगे? देखो, ये नेटफ्लिक्स के विजन पर डिपेंड करता है, जेम्स गन के विजन पर नहीं। अब बात करते हैं कि भाई हम फैंस को सबसे ज्यादा क्या इफेक्ट करेगी थिएट्रिकल रिलीज। देखो, डायरेक्टर्स गाइड ऑफ अमेरिका ऑलरेडी नेटफ्लिक्स के साथ मीटिंग कर रही है
ये इंश्योर करने के लिए कि मूवीज थिएटर्स में रिलीज हों। लेकिन नेटफ्लिक्स एक ओटीटी कंपनी है और उसका गोल ही है भाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं, सब्सक्राइबर्स बढ़ाना। और हिस्ट्री उठा के देख लो भाई, नेटफ्लिक्स ने मूवीज को थिएटर में सिर्फ 30 से 40 दिन लिमिटेड रिलीज दी है और उसके बाद सीधा अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर ले आए हैं। सोचो बैटमैन 2 या एवेंजर्स लेवल की कोई और मूवी आए और वो सिर्फ 2 हफ्ते तक ही लगी रहे और सीधा टीवी पर आ जाए। इसका उनके सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू पर तो बहुत अच्छा इंपैक्ट रहेगा, लेकिन सिनेमा एक्सपीरियंस वो पूरी तरीके से डाइल्यूट हो जाएगा। ये डील WB के डेप्ट को क्लियर करने के लिए तो अच्छी है, पर सिनेमा लवर्स के लिए शायद डाउटफुल हो सकती है। अब यहाँ पर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जिसके बारे में बात करना अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, रिलीज द स्नाइडरवर्स और रीस्टोर द स्नाइडरवर्स के जो बहुत ज़्यादा कैंपेन्स चले हैं वो नेटफ्लिक्स के अंडर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए थे, क्योंकि नेटफ्लिक्स जो है वो जैक स्नाइडर के काम को पसंद करते हैं। और हाँ, लोग जो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे ना रिस्टोर द स्नाइडरवर्स, और अभी भी वो जो लिख रहे हैं उन्हें मैं बोलूँगा थोड़ा रियलिटी चेक ले लो मेरे भाई, क्योंकि कुछ फैंस सोच रहे हैं कि नेटफ्लिक्स ने खरीद लिया तो जैक स्नाइडर नेटफ्लिक्स के साथ काम करते हैं तो स्नाइडरवर्स वापस आएगा ही आएगा। भाई, नेटफ्लिक्स ने स्नाइडर की आर्मी ऑफ डेड यूनिवर्स और रेबल मून यूनिवर्स दोनों को होल्ड पर डाल दिया था और कैंसिल भी कर दिया था, क्योंकि व्यूअरशिप उतनी थी नहीं। जब उनके करंट प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो रहे हैं तो वो पुराने वाले पर मिलियंस क्यों खर्चेंगे। ये डील इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाने के लिए है, पुराने डायरेक्टर्स को खुश करने के लिए नहीं। प्लस HBO मैक्स का सारा कंटेंट अब थोड़े टाइम बाद, अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद नेटफ्लिक्स पर शिफ्ट हो जाएगा। तो आगे चलकर तुम्हें सब्सक्रिप्शन के एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, तो थोड़ा तुम्हारी जेब में आग तो लगने वाली है। लेकिन नेटफ्लिक्स अब बड़े प्लान्स कर रहा है, क्योंकि आगे आने वाली जितनी भी मूवीज होंगी, जितने भी डील्स होंगे, जितनी भी ऑन स्क्रीन प्रेजेंस होगी, वो सब नेटफ्लिक्स पूरी तरीके से कंट्रोल करेगा। तो कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का? देखो, जो डील हुई है वो $82 बिलियन में हुई है पूरे कैश के साथ। डेविड ज़ास्लाव और जेम्स गन की एब्सोल्यूट पावर खत्म हो सकती है और थिएट्रिकल विंडो जो है वो छोटी की जा सकती है। देखो, मुझे पर्सनली लगता है कि ये डील सिनेमा के लिए थोड़ी डेंजरस हो सकती है, लेकिन अब नेटफ्लिक्स आ गया है तो हमें एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट शायद देखने को मिल सकते हैं। रिस्टोर द स्नाइडरवर्स के जो कैंपेन्स चल रहे हैं, हो सकता है कि नेटफ्लिक्स आने के बाद उन कैंपेन्स में थोड़ा सा और ज्यादा जोर आए और नेटफ्लिक्स वाले शायद इन कैंपेन से स्नाइडरवर्स को रीस्टोर करने का सोच भी लें। देखो, स्नाइडरवर्स की फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा है, लेकिन अगर उसे थिएट्रिकल रिलीज ना देकर स्नाइडरवर्स को उसी तरीके से जो नेटफ्लिक्स के OTT फॉर्मेट है उसी में बनाया जाए और दोबारा से एक मूवी या सीरीज की तरह वहीं पे पब्लिश किया जाए, तो नेटफ्लिक्स को हो सकता है कि ज्यादा फायदा हो। तो अभी से जो भी फैंस सोच रहे हैं कि स्नाइडरवर्स रिस्टोर हो जाएगा या फिर जेम्स गन का पूरा यूनिवर्स स्क्रैप हो जाएगा, तो अभी मेरे भाई थम जाओ, क्योंकि बहुत ही जल्द ऐसी चीजें आने वाली हैं जो शायद हमें सुनकर अच्छा भी लग सकता है या बुरा भी लग सकता है। एज स्नाइडर फैन, एज जेम्स गन फैन, अगर आप लोग दोनों ही फैंस इस वीडियो को देख रहे हो, अपने अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या दोनों यूनिवर्सेस को रिस्टोर करा जाना चाहिए या फिर अभी जैसे चल रहा है वैसे चलने दें और बाद में 1-2 साल बाद 1-2 मूवीज आने के बाद ये देखा जाए कि भैया एक्चुअल में रिजल्ट और पोटेंशियल्स कहाँ पर है। कमेंट सेक्शन में तुम लोग बताओ। प्लस तुम्हारे लिए एक सवाल और छोड़े जा रहा हूँ, क्या नेटफ्लिक्स के आने के बाद बेन 10 वापसी करेगा या नहीं करेगा? कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फ्रॉम सुपर इंडिया।